हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो इसमें हमें आकृति दी गई है। आकृति 6.28 आपकी किताब में आकृति बनी हुई है और मैं भी यहाँ पे आपको आकृति दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आकृति दी गई है। इसी आकृति का नाम है 6.28। ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति में x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। इस आकृति में पहले से x और y, यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे y लिखा है। हमें x और y के मान निकालने हैं। ये हमें पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कि x और y के मान आप निकालिए। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और है जो आपको ज्ञात करनी है या दर्शाना है कि AB समांतर है CD। यहाँ पे एक आपको रेखा दिख रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये AB रेखा है और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे C से लेके D तक ये CD रेखा है। तो यहाँ पे दिखाना है कि AB समांतर है CD। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये दिखाना है कि AB और CD जो दो रेखाएं हैं इनके बीच में समान अंतर है। तो यानी ये समांतर रेखा है। ये जो चिन्ह बना हुआ है AB समांतर का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? समांतर का चिन्ह है। तो AB समांतर CD है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हमें x और y के मान निकालने हैं और दूसरे भाग में हमें AB समांतर है CD ये दिखाना है। तो आपको बड़े अच्छे से देखना है। एक बार आप देखोगे पूरा समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है कि x और y के मान निकालिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए हमें ये रेखा जो हमें यहाँ से यहाँ तक दी गई है, इसको हमने नाम दे दिया है PQ R और S। अगर ये आपकी बुक में PQ R S नहीं लिखे हैं तो आपको यहाँ पे कोण बताने के लिए नाम लिखने होंगे। तो देखिए, ये क्रॉस पॉइंट है और यहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट है। तो हमने क्या किया, क्रॉस पॉइंट जो हैं इनको Q और R नाम दे दिया। तो हो गया क्या, PQ R S। इस तरीके से एक लाइन हमने खींची। अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई सीधी लाइन है, ये देखिए, ये कोई सीधी लाइन है। सीधी मतलब इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, कर्व के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी एंगल में हो, ऐसे हो, सीधी है ना, इस तरीके से हो तो भी ये सीधी है। इसका जो यहाँ पे तल है एकदम सीधा है। और अगर इन रेखाओं के बीच में कोई एक और किरण इस तरीके से निकले, ये देखिए, या फिर ऐसे निकल जाए या फिर ऐसे निकल जाए, तो सीधा जो तल होता है उसके अगर उसके किसी भी पॉइंट से एक जो है किरण निकल जाए तो दोनों तरफ ऐसे कोण बन जाते हैं। ये देखिए, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर ये किरण निकली हुई है तो एक इस तरफ कोण बन जाता है उसी तल में, एक यहाँ पे कोण बन जाता है और एक इस तरफ ये भी कोण बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये इस तरीके से कोण बन जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कोण इतना यहाँ पे बन गया और यहाँ पे भी कोण बन जाता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, किन्हीं भी दो कोणों, ये दोनों कोणों को यदि हम जोड़ देंगे तो इनका योगफल हमेशा निश्चित रहता है, वो होता है 180। कितना होता है? 180। यानी सीधी रेखा पर जो कोण बनता है टोटल वो कितना होता है? 180 अंश का ही होता है, चाहे उसे कितने भी भागों में हम विभाजित कर दें। जैसे ये सीधी रेखा है, यहाँ पे मान लीजिए दो किरण निकल जाती हैं। एक किरण ये निकली इसी सीधे तल पर और एक किरण ये निकली, तो यहाँ पे तीन कोण बनेंगे ना, 1 2 और ये 3। लेकिन तीनों को जब जोड़ोगे तो इनका योगफल कितना आएगा? 180 ही आने वाला है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। सीधी रेखा पर शर्त क्या है? सीधी रेखा होनी चाहिए। इस तरीके से कर्व या टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होनी चाहिए, इस पर एंगल नहीं बनेंगे। तो क्या चित्र में हमारे ऐसा है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, PQ और R ये एक सीधी रेखा है। PQR एक सीधी रेखा है, आप देख पा रहे होंगे, PQR एक सीधी रेखा है। और PQR जो सीधी रेखा है, अगर आप ध्यान से देखें PQR, तो इसमें AQ एक किरण निकली हुई है। AQ एक किरण निकली हुई है। तो 50 और x यदि हम दोनों को जोड़ दें तो इनका योगफल कितना आएगा बताइए? 180 अंश आएगा। किस किस को जोड़ दें? 50 और x यदि हम दोनों को जोड़ दें तो इनका योग 180 आएगा। तो यहाँ से हम x का जो है मान निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन का हिस्सा है कि x और y के मान निकालिए, तो उसमें भी हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए, हम लिखेंगे कि PQR एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे चित्रानुसार, यानी कि जो भी हम लिख रहे हैं वो चित्र से ही लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चित्रानुसार। और ये जो PQR है यहाँ पे हम लिख देंगे
कि पी क्यू आर एक सीधी रेखा है, पी क्यू आर एक किरण भी लिख सकते हैं, किरण है, जिसमें ए क्यू एक अन्य किरण है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर इतना ही रहने देते हैं, पी क्यू आर एक किरण है। हमने इसलिए किरण लिखा है क्योंकि आर एक पॉइंट है, तो इससे फिर एक ही छोर पर तीर बना हुआ है और ऐसी सिचुएशन को हम किरण कहते हैं, तो हमने किरण लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना लिखने के बाद ये दोनों कोण जो हैं इनका योग कितना होगा बताइए, 50 और x दोनों का, तो आंसर 180 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 अंश प्लस x दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ से हम सिंपली अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। इस जो 50 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, क्योंकि ये x में तो जुड़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि ये संख्या है और ये x है। तो यहाँ पे हम ये वाला चिन्ह भी बना सकते हैं अप्लाई जेड का, ये देखिए। तो ये इसमें 50 में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का माना जाएगा, और इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, 50 को नहीं लिखा हमने, किसको लिखा, x बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया 180, और ये जो प्लस 50 है इस तरफ आ गया तो माइनस का 50 हो गया, ठीक है। तो ये -50। अगले स्टेप में हम 180 में से 50 को घटा लेंगे तो x बराबर आएगा 130। 180 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 130 अंश। तो जो x का मान है वो मिला है 130। अब चूंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो हम इसे करेंगे हाईलाइट, ताकि चेक करने वाले को दिखे कि x का मान कितना निकाला है, 130 अंश। अब बात करते हैं y के मान की, ठीक है। तो y का मान कैसे आएगा, तो y का मान सीधा ही दिख रहा है कि जब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर रफ करना होगा। देखिए कैसे, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये देखिए इस तरीके से बनी हो, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिसमें एक रेखा दूसरी रेखा को इस तरीके से काट रही हो, तो चार कोण बनते हैं, 1 2 3 और 4। ये चार कोण बन जाते हैं। चारों कोणों में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये देखिए इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, और इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। आप यदि ध्यान से देखें, हमें y का मान निकालना है, तो ये देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये आपस में इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे ना। तो अगर ये 130 है तो ये y भी कितना होगा, 130 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः चित्र से y बराबर 130। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण, ये 130 को बताना है तो कैसे बताओगे, CRS, ऐसा ही हमने पढ़ा हुआ है ना, CRS। तो हम लिखेंगे कोण CRS बराबर, ये जो y है इसको बताना है तो कैसे बताओगे, QRD, ऐसा ही बताओगे ना, QRD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण QRD। अब CRS कितना है, 130। अब चूंकि ये बराबर क्यों लिखे हैं हमने, तो हम यहाँ पे रीजन दे देते हैं, क्योंकि ये वाला कोण यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। कैसे पता चला, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक पॉइंट है यहाँ पे, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहले तो हमने लिखा कि ये बराबर हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब लेकिन CRS कितना है, CRS है 130, तो हमने इसके नीचे लिख दिया कि ये तो 130 है। और QRD कितना दिया गया है, QRD ये तो y है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y। तो y का जो मान है वो कितना मिल गया हमें, 130। तो ये हमने दोनों हाईलाइट कर दिए, x का मान भी 130 है और y का मान भी कितना है, 130 है। तो इससे क्या प्रूव हो चुका है, इससे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जैसे दो रेखाएं इस तरीके से समांतर हैं, तो अगर इनके बीच में कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचते हैं तो जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एक जेड आकृति का कोण होता है। कैसा कोण होता है, जेड आकृति का कोण। तो इसे हम एकांतर कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, एकांतर कोण भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर समान है, यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर समान है, यहाँ और यहाँ के, यानी दोनों रेखाओं के बीच में कहीं पर भी आप नाप ले लीजिए, इनके बीच का अंतर समान है, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं।
अब ये समांतर रेखाएं हैं, तो अगर इनके बीच में इस तरीके से एक तिरछी लाइन खींच दें, जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। तो अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिरछी लाइन खींच देंगे, यानी कि एक तिर्यक रेखा खींच देंगे, तो यहाँ पे जितना ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यहाँ पे भी जेड बनेगा ना। ये देखिए जेड बना देता हूँ मैं, ये देखिए ये जेड है ना। तो जितना कोण यहाँ पे होगा उतना ही कोण यहाँ पे होगा। अगर इस तरफ नहीं देखना है तो इस तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि एक जेड ऐसे भी बन सकता है। ये देखिए, तो जितना कोण यहाँ पे होता है उतना ही कोण यहाँ पे होता है। इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच, ये दो समांतर रेखाएं हैं ना, तो इनके बीच में अगर एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मान लीजिए हमें मालूम नहीं है कि ये दो रेखाएं समांतर हैं, हमें पता नहीं है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, लेकिन ये ज़रूर है यहाँ पे लिखा है 50 और ये वाला कोण भी है 50। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों तो बराबर हैं और ये एकांतर कोण भी हैं। एकांतर कोण यदि बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब ये अवश्य ही समांतर रेखाएं होंगी, तभी तो ये बराबर हैं, तभी तो ये 50 और ये 50 है, तभी तो ये बराबर हैं। इसलिए दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो हमें इस बार कोण से पता चल गया, इस बार हमें कोण से पता चल गया कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। पहले क्या होता था? पहले हमें पहले से ये पता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब है कि ये वाला कोण इसके बराबर ही होगा, निश्चित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, लेकिन हमें हिंट मिल जाती है। कैसे? यहाँ पे अगर 40 अंश लिखा है और यहाँ पे भी 40 अंश लिखा है, तो हम समझ जाते हैं कि जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो निश्चित ही ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। बिल्कुल यही यहाँ पे हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो कि x का मान 130 है और y का मान भी 130 है, इसका मतलब है, और अगर आप देखें तो AB और CD समांतर रेखाएं दिख रही हैं और इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो AB और CD आपस में कैसी होंगी? बराबर। तो निश्चित ही ये बराबर दिख रही हैं, हमने सॉल्यूशन इसका किया हुआ है। x का मान भी 130 है और y का मान भी 130 है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो निश्चित ही AB समांतर किसके होगी? CD, क्योंकि एकांतर कोण बिल्कुल बराबर है। और हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, x का मान जितना आया है उतना ही y का मान आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि AQR, यानी कि ये x वाला कोण AQR बराबर है किसके? QRD के, यानी ये वाला बाई वाला कोण QRD बराबर है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि दोनों के मान 130 अंश हैं, 130 अंश है। तो इससे ये भी होता है, परंतु दोनों क्या है? एकांतर कोण है, परंतु दोनों एकांतर कोण हैं। जब एकांतर कोण बराबर होने लगेंगे तो हम कह सकते हैं अतः चित्र में क्या होगा? AB समांतर हो जाएगा CD के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो AB है वो समांतर किसके हो जाएगा? CD के। और यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। अब आपको अपनी कॉपी में ऐसे अच्छे से लिख, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और पूरा लिख लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा ये भी है और यहाँ पे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF दिया गया है और हमें y अनुपात z जो है वो दिया गया है 3:7, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले आकृति देख लेते हैं। ये आकृति हमें दी गई है। इस आकृति का नाम है 6.29 और ये आपकी बुक में भी बनी हुई है। इसमें बोला गया है कि AB समांतर CD, यानी कि जो AB रेखा आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये किसके समांतर है? CD के समांतर है। और ये जो CD रेखा है, ये आगे लिखा है कि जो CD है वो समांतर है। ये किसका चिन्ह है? समांतर का। EF के समांतर है, यानी कि ये जो CD है ये EF के समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि AB के समांतर CD है और CD के समांतर EF है। ये हमें दिया गया है सबसे पहले, तो हम लिख लेते हैं।
हम स्टार्ट करेंगे ए बी समांतर किसके है, सी डी के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी डी के समांतर है, और साथ में सी डी समांतर ई एफ है, तो ये भी लिख लेते हैं सी डी समांतर ई एफ के है। इसके बाद लिखा है कि बाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बाई है और ये जेड है, इन दोनों का जो अनुपात हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3:7। तो ये भी हम लिख लेते हैं बाई अनुपात जेड बराबर 3:7। तो ज्ञात यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स का मान। तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो आंसर है x बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। ये वाला जो कोण होगा ना x का, ये हमें ज्ञात करना है असल में। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे उपपत्ति, मतलब इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। अब उपपत्ति में होता क्या है कि जो हमें दिया गया है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, बाई अनुपात जेड बराबर 3:7। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, बाई अनुपात जेड बराबर 3:7। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ये दिया है, हमें दिया है। अनुपात का मतलब होता है बटे, तो बाई बटे जेड बराबर 3, और फिर अनुपात की जगह पर हम बटे लगा देंगे और लिख देंगे 7। और यहाँ पे हम इसके बराबर कुछ मान लेते हैं, तो हम x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें हम इस सवाल में नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये x y z पहले से हैं, तो ये क्वेश्चन जो है मिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ अलग सा सिंबल देंगे जो इस क्वेश्चन में ना दिया गया हो। तो देखिए इसमें k नहीं दिया गया है कहीं भी, तो हम k मान लेते हैं, k माना। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से y के सामने क्या लिखा है 3, तो y का मान आ जाएगा 3 के, और z के सामने क्या लिखा है 7, तो z का मान आ जाएगा 7 के। तो हम लिखेंगे इसलिए y बराबर आएगा 3 के और z बराबर आ जाएगा 7 के, है ना, ये आ गया। तो ये y और z दोनों के मान आ गए। लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं है, एक्चुअल मान हमें कब मिलेंगे, जब हमें k का मान मिल जाएगा। तो k का गुणा 3 में होगा तो y का एक्चुअल मान आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे k का गुणा 7 में होगा, k के मान का गुणा 7 में होगा, तो z का एक्चुअल मान आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा में यदि एक तिर्यक रेखा है तो जितना, पहले तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये आप देख सकते हैं ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो जितना कोण यहाँ पे बन रहा है उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे तो बन रहा है बाई, तो बाई यहाँ पे बनने लगेगा, है ना। तो बाई यहाँ से यहाँ होगा, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं कुछ भी। जैसे हम यहाँ पे ABCD हो गया XY, तो PQR नाम दे देते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं P, यहाँ पे नाम दे देते हैं Q, यहाँ पे नाम दे देते हैं R, और यहाँ इस पॉइंट पर नाम दे देते हैं S। तो ये पॉइंट हमने कुछ लिए P, Q, R और S, ये कोण देने के लिए। तो जितना कोण यहाँ पे है उतना ही कोण यहाँ होगा। तो हम लिख सकते हैं चित्र से कोण CRQ, यही होगा ना, CRQ या QRC, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो कोण CRQ बराबर होगा किसके, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना, तो इस वाले कोण का नाम बताइए DRZ। तो हम लिखेंगे कोण DRZ के, और दोनों कितने होंगे, बाई के होंगे। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं। लेकिन ये देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले ये कोण, ये है संगत कोण। तो बाई और जेड ये दोनों कैसे होंगे, संगत कोण, दोनों का योग होगा 180। तो लिखेंगे हम परंतु पुनः चित्र से बाई और जेड दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्लस जेड बराबर होगा 180। क्यों होगा बताइए, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। क्योंकि देखिए इस तरीके से यदि कोई समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के इस तरीके से तिर्यक रेखा खींची है, तो ये जो कोण बनते हैं इन्हें कहते हैं संगत कोण।
और इनका योग हमेशा 180 होता है। लेकिन बाई का मान क्या है? बाई का मान हमने जो अभी माना है वो क्या है? 3 के, क्योंकि अनुपात हमें दिया गया था। और जेड का मान है 7 के। तो बाई की जगह पर रख देते हैं 3 के और जेड की जगह पर रख देते हैं 7 के। बराबर कितना होगा? 180। 7 और 3 कितना हो जाएंगे? 10 के। बराबर कितना होगा? 180। तो ये 10 जो है ये के के साथ में गुणा में है, तो ये बटे में आ जाएंगे। तो के बराबर होगा 180 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, तो के बराबर आएगा 18 अंश। ये आप देख सकते हैं। तो के का मान जो है वो आया है 18। अब हम जो के का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें बाई और जेड के मान मिलेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमें तो एक्स का मान ज्ञात करना है, हमें बाई और जेड के मान क्यों ज्ञात कर रहे हैं? तो इसका आंसर है कि अगर हमें बाई का मान मिलेगा तो फिर यहाँ से हम 180 वाला टर्म लगा देंगे, क्योंकि इस तरफ भी ये दोनों संगत कोण है। ये देखिए, ये वाला और ये वाला तिर्यक रेखा के, पहली बात तो ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा में ये तिर्यक रेखा है, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों के योग कितना हो जाएगा? 180। तो इसलिए हम बाई का एक्चुअल मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना था कि बाई बराबर 3 के माना था हमने और जेड बराबर 7 के। तो बाई बराबर हमने माना था कितना? 3 के। तो यहाँ से हमें बाई का मान कितना मिलेगा? 3 के की जगह पर हम 18 रख देंगे, जो कि हमने मान निकाला हुआ है। तो 18 दिया कितने हो जाते हैं बताइए? 54 अंश। तो ये हो गया बाई का मान। अब जेड बराबर हमने माना था 7 के, तो जेड बराबर 7 के की जगह पर हम कितने रख देंगे? 18। तो जेड बराबर 18 सत्ते 126, तो हम यहाँ पे रख देंगे 126 अंश। तो ये जेड का भी मान आ जाएगा। जेड का पूछा नहीं है, ना ही बाई का पूछा है, लेकिन हमें इनकी हेल्प से हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो टर्म ये है कि बाई का मान आया है 54 और जेड का आया है 126। अब जब ये 126 है तो ये भी 126 ही होना चाहिए, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा है। तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं अब एक्स का मान कितना होगा? 126। तो ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये है कि एक्स और बाई, जब ये बाई 54 है तो ये भी कितना होगा? 54 ही होगा ना, ये वाला। और 54 प्लस एक्स 180 होना चाहिए, क्योंकि ये संगत कोण है दोनों। तो ये भी कर सकते हैं। तो हम इसका सिंपल कर देते हैं। हम क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पे क्यू एस एक तिर्यक रेखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे इसी के आगे आपको करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखिए, चूँकि ए बी समांतर ई एफ है, क्योंकि ये तीनों आपस में समांतर हैं। तो चूँकि ए बी समांतर किसकी है? ई एफ के। ये हमें दिया है। जब ए बी और ई एफ आपस में समांतर हैं और क्यू एस जो है ये तिर्यक रेखा है, क्यू एस तिर्यक रेखा है, तो एक्स का मान कितना होगा? 126। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कोण ए क्यू आर किसके बराबर होगा? कोण आर एस एफ के, कोण आर एस एफ के, है ना। ये पॉइंट जो है ये एस है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ए क्यू आर क्या है? एक्स है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स। ए क्यू आर क्या है? एक्स है। और आर जेड एफ कितना है? 126 है, तो 126 अंश रख दिया। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू 126 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरी विधि में आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि में आपको क्या करना है, बाई ये 54 है तो ये भी हो जाएगा 54। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो बाई दोनों के मान है। तो कोण यहाँ पे हम लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि कोण सी आर क्यू बराबर है कोण डी आर जेड के। दोनों क्या हैं? बाई अंश। दोनों कितने हैं? 54 अंश के होंगे। ठीक है, ये दिया है हमें, यह शीर्षाभिमुख है। तो इस हिसाब से तो x और y दोनों का योग कितना होना चाहिए? x प्लस 54 दोनों का योग कितना होना चाहिए? तो x प्लस 54 बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। फिर से एक बार, संगत कोण है। ये दोनों क्या है? संगत कोण है। 54 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर होगा 180 माइनस 54। तो x बराबर वैसे भी 126 आ जाएगा। तो दोनों से मेथड से आएगा आंसर सेम ही,
जो भी आपको सही लगे इन दोनों में से आप कर सकते हैं।